हुक्मदाद चला गया। इन लोगों ने हांडी वाला को एक से दूसरे कमरे तक और फिर उस हवेली के बाग में घूमने की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन अभी तक सेठ हांडी वाला को इस बात का इल्म नहीं हो सका था कि वो है कहाँ और इस हवेली के बाहर क्या है। हुक्मदाद के हुक्म पर उसने अपने एक ख़ास ब्रोकर के नाम अपनी मखसूस ज़बान में रुपया लिख कर दिया था, जिससे अपनी गैर मुल्की करेंसी में ये रकम वसूल करनी थी। मुझे ये कहने की तो ज़रूरत नहीं कि अगर उसमें कोई चक्करबाजी हुई तो तुम, हुक्मदाद ने बाएं हाथ से किए इशारा करते हुए अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। सेठ हांडी वाला के बदन पर तपे मोहर का लर्जा मुसलसल तारी था। आज तक उसने इतनी खतीर रकम एक मुश्त गैर मुल्की करेंसी में किसी को अदा नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसका ब्रोकर किसी शक की बिना पर रकम देने से इनकार ही न कर दे। देखो साईं, तुम हर तरह इंक्वायरी कर सकते हो कि मैंने कोई चक्करबाजी नहीं की, लेकिन एक बात है कि आज तक मैंने कभी गैर मुल्की करेंसी में इतनी बड़ी रकम कैश अदा नहीं की। इसलिए मुमकिन है ब्रोकर मुझसे बात करने के बाद ही उस पर अमल करे। तुम मेरा उससे फ़ोन पर रब्ता करवा दो तो ज़्यादा बेहतर है। उसने बिल आखिर हिम्मत करके कह ही दिया। हुक्मदाद सोच में पड़ गया। उसने सेठ को उस कमरे में छोड़ा और दूसरे कमरे में अपने एक साथी से मशवरा करने लगा। करीबन 5 मिनट के बाद जब वो लोग किसी नतीजे पर पहुंच गए तो उसने कमरे में आकर सेठ हांडी वाला से कहा, ठीक है, हम आज रात तुम्हारी फ़ोन पर बात करवा देते हैं। तुम्हारे बात करने के फ़ौरन बाद हमारा बंदा तुम्हारे ब्रोकर से मिलेगा। अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई तो तुम जानते ही हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। हुक्मदाद की बात का जवाब सेठ हांडी वाला ने सिर्फ अतात में गर्दन झुका कर दिया था। सेठ को अकेला छोड़कर वो लोग बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी वापसी हुई। इस मर्तबा हुक्मदाद उनमें मौजूद नहीं था। उसने वडेरा सोलंगी को, जो यहाँ नज़दीक ही मौजूद था, एक लम्हे की कार्रवाई से बाखबर रखा था। वडेरा सोलंगी ने एक लम्हे की कार्रवाई से अपने मालकान को बाखबर रखा था, जिन्होंने अचानक ही उसे नई हदायत जारी कर दी थीं। अभी तक खेल उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चला था। वो तो सनसनी पैदा करना चाहते थे और यहाँ मामला सीधा ही चल रहा था। उन्होंने ये ड्रामा वडेरा सोलंगी को 2 करोड़ रुपया देने के लिए तो नहीं रचाया था। वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को अगवा कराकर मुल्क की ताजर बिरादरी में हुकूमत के खिलाफ नफरत और बाद में कोई अमली इक़दाम करवाना चाहते थे। वडेरा सोलंगी ने हुक्मदाद को नई हदायत दे दी थीं, जिन पर वो अमल करने जा रहा था। सेठ हांडी वाला को दोपहर के बाद इन लोगों ने फ़ोन करने के लिए अपने साथ ले जाने का हुक्म ये दिया तो सेठ हांडी वाला ने खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने सेठ हांडी वाला का आंखों पर पट्टी उस कमरे में ही बांधी थी और उसे अपने साथ ही बाहर ले आए थे। उन्होंने सेठ का हाथ पकड़कर उसे किसी कार में बैठने में मदद दी थी, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। सेठ हांडी वाला को बर वक्त कुछ सही अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन उसके मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब कार रुकी तो उसने करीबन आधा घंटा सफ़र किया था। अब कार रुक गई थी। उसे पैदल चलाया जा रहा था। मुसलसल आंखों पर पट्टी बांधे रहने से उसकी आंखों में दर्द होने लगा था, लेकिन वो खौफ के मारे एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से अदा नहीं कर रहा था। खुदा जाने ये लोग किस बात से नाराज़ होकर उसे गोली मार दें। अब तक तो उन्होंने यही तसव्वुर दिया था। इस मर्तबा सेठ की आंखों से पट्टी उतारकर उन्होंने उसे फिलवक्त आंखें बंद रखने के लिए कहा था और फिर एक कमरे में धकेल दिया। अचानक ही सेठ को यूं लगा जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसकी आंखें खोलने पर पहले तो सारा मंजर घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसके सामने एक शानदार कमरे के आरामदेह पलंग पर परवीन लेटी हुई थी। शायद वो सो रही थी। सेठ ने सबको भूलकर बेचैनी से उसे करीबन झंझोड़ कर रख दिया। परवीन ने घबराकर आंखें खोली और अपने सामने सेठ हांडी वाला को देखकर हैरान रह गई। आप और यहाँ उसके मुंह से बमुश्किल निकला। सेठ हांडी वाला ने उसके सामने बैठकर कुछ कहने की कोशिश की, फिर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। उसे अभी तक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। परवीन ने अचानक ही सेठ हांडी वाला को वहां देखकर भां करके रोना शुरू कर दिया। शायद उसे यही मौका अपने दिल का गुबार निकालने के लिए गनीमत दिखाई दिया था।
सेठ हांडी वाला के फिर हाथ पांव फूल गए। बमुश्किल उसने परवीन को और खुद को नॉर्मल किया। अचानक ही दरवाज़ा खुला और एक बहरा पुरतकल्लुफ़ चाय की ट्राली खींच कर ले आया। उसने चाय वहाँ छोड़ी और उनसे कोई बात किए बगैर जिस तरह चुपचाप यहाँ आया था उसी तरह चुपचाप वापस लौट गया। सेठ हांडी वाला ने परवीन और अपने लिए चाय तैयार की और बमुश्किल उसे चाय पीने पर रजामंद किया। खुदा के लिए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। मैंने उनकी डिमांड पूरी कर दी है और रकम मिलते ही हमें रिहाई मिल जाएगी। ये वहशी दरिंदे हैं, अगर उन्हें किसी बात पर भी गुस्सा आ गया तो हमें बिला झिझक मार डालेंगे। हांडी वाला ने परवीन से कहा, जो सहम कर चुप कर गई। उसने हांडी वाला के मशवरे पर अमल करते हुए पहले गुस्लखाने से मुंह धोकर खुद को नॉर्मल जाहिर किया, फिर चाय पीने लगी। चाय पीने के दौरान दोनों बातें भी करते रहे। दोनों अब खुद को कदरे नॉर्मल महसूस करने लगे थे। इस मर्तबा दरवाज़ा खुला तो एक गन बरदार अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में कापी और पेंसिल पकड़ रखी थी। आपने ब्रोकर से जिन नंबरों पर राब्ता मुमकिन है और तुम बात कर सकते हो वो नंबर लिख दो, उसने सेठ से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा। सेठ हांडी वाला समझ गया कि वो लोग शायद परवीन को इन नंबरों का इल्म नहीं होने देना चाहते। उसने कुछ फासले पर सोफे के साथ धरी मेज पर कापी रखी और सिर्फ एक नंबर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दी। नंबर के साथ उसका नाम भी लिखा था। सिर्फ एक नंबर है, नौवारद ने दरियाफ्त किया। हाँ, ये उसका प्राइवेट नंबर है जिस पर सिर्फ 3-4 लोग ही उससे बात करते हैं। इस नंबर पर वो 24 घंटे मौजूद रहता है, हांडी वाला ने कहा। ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर आ जाओ। ये हुक्म देकर वो परवीन की तरफ देखे बगैर बाहर चला गया। हांडी वाला ने खंगार कर गला साफ किया और धड़कते दिल से परवीन से अलग होकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसने परवीन को हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा। कमरे के बाहर आदमी उसके सामने थे। उनमें से एक ने बड़ी फुर्ती से उसकी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी और उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। हांडी वाला को इल्म ना हो सका कि वो उसे करीबन 6-7 मिनट तक उसी इमारत के अंदर घुमाता रहा और बिल आखिर सामने वाले कमरे में ले जाकर उसकी आंखें खोल दी, जहां हुक्मदाद उसका मुंतजिर था, जिसने उस दरमियान वडेरा सोलंगी तक ये नंबर पहुंचा दिया था। और वडेरा ने महज 5 मिनट ही में उस बात का पता अपने एक मखसूस बंदे से लगा लिया था कि कहीं ये टेलीफोन हैक तो नहीं हो रहा। उसकी तरफ से क्लीयरेंस मिलने पर ही उन्होंने सेठ की बात करवाने का इरादा किया था। जिस जगह सेठ को फ़ोन करने के लिए लाया गया था ये शहर की हदूद में ही वाक़या थी, लेकिन सेठ हांडी वाला को यही तसर दिया जा रहा था जैसे वो शहर से बहुत दूर किसी उजाड़ जगह पर डाकुओं के किसी खुफिया ठिकाने पर मौजूद है। उसने सेठ को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने के लिए कहा। उसे अपने बंदे का नाम बताया जो ब्रोकर से रकम लेने जाएगा और सख्ती से हदायत की कि वो ब्रोकर से इंतहाई मुख्तसर बात करेगा जिसमें कतन उसे कोई इशारा नहीं दिया जाएगा। वो ब्रोकर को ये भी नहीं बताएगा कि रकम क्यों मंगवा रहा है और ना ही उसे कोई सवाल करने का मौका देगा। बस उसे इस अंदाज में हुक्म देगा कि ब्रोकर के लिए सिवाय उसके हुक्म की तामील के और कोई चाराकार ना हो। यही उसकी ज़िंदगी की ज़मानत है। अगर ब्रोकर को इस बात का शक भी गुजरा कि उसे अगवा करके रकम बतौर तावान वसूल की जा रही है तो भी वो उसे मार डालेंगे। सेठ हांडी वाला को ठंडे पसीने आने लगे थे। गो कि उसकी ब्रोकर की हिम्मत नहीं थी कि उससे कोई भी सवाल करता, लेकिन ऐन मुमकिन था कि इतनी खतीर रकम सुनकर उसको शक गुजरता या वो रकम देने के बाद ही कोई ऐसी हरकत करता जिससे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो। उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा दिल ही दिल में दुआ का सहारा लिया और इस बात में गर्दन हिला दी। हुक्मदाद ने फ़ोन खुद मिलाया था। दूसरी तरफ से घंटी बजने पर उसने फ़ोन सेठ हांडी वाला को थमा दिया और वहाँ उसके 2 साथियों ने बंदूकें उसकी तरफ सीधी कर लीं। हेलो शाहानी भाई, मैं हांडी वाला बोल रहा हूँ, उसने दूसरी तरफ से आवाज़ आने पर अपना तारुफ करवाया और रस्मी सी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उसे बताया अचानक एक एमरजेंसी के सबब उसे फ़ौरन 2 करोड़ गैर मुल्की करेंसी चाहिए, जिसके लिए फ़लाँ आदमी उसके पास आएगा, वो उसे रकम दे दे। सेठ हांडी वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। दूसरी तरफ से अगला सवाल पूछने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की। उसके ब्रोकर ने यही जाना होगा कि सेठ ज़रूर कोई
अंडर एडवाइस डील कर रहा है। ऐसी हेरा फेरियां उसका मामूल था और अमूमन ऐसे सौदे के लिए वो ब्लैक मनी ही इस्तेमाल किया करता था, लेकिन उसने अपनी बिजनेस लाइफ में आज तक अचानक इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी थी। ब्रोकर ने एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचा, फिर खुद ही बड़बड़ा कर रह गया, साला कोई लंबा हाथ मार रहा होगा। फ़ोन बंद हो गया। हकीम हुक्मदाद ने उसकी तरफ इस्तेफामिया नज़रों से देखा। ठीक है, आपका आदमी आज रात ही पैसे ले ले, उसे मिल जाएंगे। हांडी वाला ने अतात गुजार लहजे में कहा। शाबाश सेठ हांडी वाला, तुम बड़े काम के आदमी हो, बहुत समझदार। अगर बाकी लोग भी तुम्हारी तरह अक्लमंद हों तो अपनी जान से हाथ ना धोएं। खैर, हम भी तुम जैसे लोगों की कदर करते हैं और तुम्हें उसका इनाम देंगे। रकम मिलने के 3-4 घंटे बाद तुम रिहा कर दिए जाओगे, लेकिन ऐसा कल सुबह से पहले मुमकिन नहीं, जिसके बाद रात के अंधेरे में हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी और ड्राइवर समेत शहर के नज़दीक छोड़ जाएंगे। हाँ, वो छोकरी अभी कुछ दिन हमारी मेहमान रहेगी, अलबत्ता तुम्हें आज की रात खुली छुट्टी है। तुम अयाशी के लिए ही उसे लाए थे, इसलिए उस पर पहला हक भी तुम्हारा है। कल सुबह तक तुम उसके साथ अपनी मर्जी का वक्त गुजार सकते हो, जिसके बाद फिर चंद रोज़ वो सिर्फ मेरी मेहमान रहेगी। हुक्मदाद ने अपनी मूंछों पर उल्टा हाथ फेरा और उसके साथ दीवानावार कह के लगाने लगे। जाओ सेठ हांडी वाला, जाओ, मौज मेला करो। मौज मस्ती का सारा सामान तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया गया है। तुम्हारा डिनर भी वहीं पहुंच जाएगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ बता देना, बिला तकल्लुफ़। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।